मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। आशा है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट होंगे। और इस बार 7वीं जेपीएससी ने बहुत सारे युवाओं के लिए सुनहरे भविष्य का रास्ता तय किया है, जिसमें रेनेशा आईएएस से भी जुड़े हुए कई युवा हैं जो आपके भविष्य में प्रेरणा बनने वाले हैं। इसलिए मैंने उनका इंटरव्यू, बहुत विस्तृत इंटरव्यू जो आपके लिए यूजफुल हो, है ना। अनावश्यक का वो इंटरव्यू नहीं था कि अनावश्यक रूप से बस उपलब्धि को दर्शाया जा रहा है। हर पक्ष को लेते हुए जिससे भावी अभ्यर्थियों को उनसे प्रेरणा मिले, है ना। कुछ और भी इंटरव्यू बचे हुए हैं जो अलग अलग कारणों से अपलोड नहीं किया जा सका है, वो भी अपलोड हो जाएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले रेनेशा आईएएस के सभी चयनित अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लगता है कि उससे अगर स्टूडेंट भावी स्टूडेंट से जुड़े उससे उसको फायदा होगा। आपको ऐसा फील होता है? यस मैम, जरूर। यस मैम, मैं पूर्णतः उससे सेटिस्फाइड हूँ। मेरा अगर सिलेक्शन हुआ है तो मेंस के बेसिस पे मुझे लगता है हुआ है। आंसर राइटिंग बहुत ही मस्त है। एक प्रीलिम्स होता है एक बैरियर की तरह, लेकिन आप उसको अगर पार कर लेते हैं तो आपको लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो कि मैंने पूरा रेनेशा आईएएस में सीखा है। मैंने शुरू से आंसर राइटिंग किया है और जो सर ने सुधार करने के लिए बोला था सब में सुधार करती गई। सर को भले याद ना हो, लेकिन सर ने मुझे बोला था कि आप टॉप भी कर सकती हैं, मतलब कमेंट किया था सर ने, तो मुझे उत्साह भी मिलते रहा। हमेशा मैं टेस्ट लिखती थी, हमेशा जो भी क्वेश्चन डेली बेसिस पे मिलता था उसे पूरा करती थी। मतलब कभी टारगेट में छोड़ती नहीं थी कि मुझे वो करना है। मैं अगर रिवीजन नहीं भी कर पाई तो जैसे भी करती थी, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल हुआ। और आगे अगर कोई स्टूडेंट इससे पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें जरूर मतलब बेनिफिट इससे मिलने वाला है, क्योंकि मैंने खुद ही इसको ऐसा एक्सपीरियंस करके देखा है कि कितना लाभ मिलता है ना। और आशा है कि वे अपने कर्तव्य मार्ग से कभी भटकेंगे नहीं और ऐसा वर्क करेंगे जो बाकी भावी अधिकारियों के लिए, वर्तमान अन्य अधिकारियों के लिए और पूर्व के सभी अधिकारियों के लिए भी वे प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। सिर्फ पढ़ाई में ही अव्वल आप नहीं हैं, इससे यह प्रदर्शित होगा, इससे यह भी प्रदर्शित होगा जब आप पर जिम्मेदारी आती है तो उसमें भी आप अव्वल रहते हैं। क्योंकि एक पास आउट अभ्यर्थी जो रेनेशा आईएएस से नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन उनका कॉल आया था, तो उन्होंने कहा था कि वर्क आखिर कैसे किया जाए आफ्टर जो ज्वाइनिंग, है ना। जब जिम्मेदारियां आएगी तो कैसे वर्क किया जाएगा। एक सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का मुझे कॉल आया था कि आखिर सर्विस के बाद की चुनौतियों को कैसे सामना किया जाए सर। तो मैंने इतना ही कहा, बस सिंपल सा एक लाइन है, यह इस ईगो में कभी मत पड़िएगा कि हम आईएएस से अब पीसीएस बन गए हैं, है ना। जो आप थे आज वही हैं, है ना। बस भगवान ने, किस्मत ने आपको मौका दिया है कि अपने देश के लिए, राज्य के लिए, जनता के लिए कुछ विशेष कर सकें। उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। और जो असली खुशी है, चलिए आपके पास सेटलमेंट एक हो चुका है निश्चित रूप से। मनी के मामले में भी आप भविष्य में सेफ रहेंगे ईश्वर की दया से, यह भी सही है। लेकिन खुशी जो है सिर्फ पैसे से नहीं मिलती है, बल्कि लोगों से जुड़ाव से मिलती है। और लोगों के लिए आप कुछ अच्छे वर्क करेंगे, उससे खुशियाँ मिलती हैं। जहाँ तक कुछ ऐसे भी समस्याएं आती हैं सर्विस के दौरान, है ना, तो इन सभी मुद्दों पर किस तरीके से, चूँकि अभी तो आपकी ट्रेनिंग होगी, है ना, 1 साल लगभग जो है आप ट्रेनिंग में किसी न किसी रूप में उलझे हुए रहेंगे। सीधे आप पर जिम्मेदारी ट्रेनिंग के बाद ही प्रदान की जाएगी। तो इस दौरान 1-2 माह में मैं कभी भी अधिकारियों के साथ, जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, उनसे उन सारी चुनौतियों पर एक चर्चा से संबंधित वीडियो अपलोड कर दूंगा कि सर्विस के दौरान आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से कोई प्रतिकूल स्थिति आती है तो हैंडल करना चाहिए, क्या क्या आप ध्यान रखें कि आप विशेष समस्या में न पड़ें सरकारी कार्यों में, है ना। तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। आपने देखा कि 7वां जेपीएससी में मैं पीटी के पहले क्लास
से लेकर के सिर्फ इंटरव्यू तक नहीं बल्कि स्काइपा में क्या क्या होता है उस संदर्भ में भी आपको वीडियो मैंने प्रदान किया, ताकि आप हर दृष्टि से पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर स्काइपा में प्रवेश करें। अब जो है आपकी जिम्मेदारी यही है कि आपकी कहीं भी पोस्टिंग होती है, चाहे आप किसी भी विभाग में हों, है ना, वहाँ आपसे संबंधित जनता, आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपके ट्रांसफ़र होने से उन्हें फील हो काश नहीं जाते, ऐसा फील ना हो कि अच्छा हुआ चला गया, है ना, पहला बात। दूसरा, आपको आदर्श बनना है। आपके कृत्य कुछ भी ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे और जो भावी युवा हैं, भावी अभ्यर्थी हैं या उस क्षेत्र की जनता हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं से फिर आपको आदर्श मानने से हिचकें। यह पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है, आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है और अपने आप को नहीं खोना है ना। अक्सर देखा जाता है IAS में सिलेक्शन होने के बाद 4-5 वर्षों के बाद पूरी तरह से उनमें एक चेंजिंग आ जाता है ना। तो सौरभ वर्मा जी से भी इस मुद्दे पर बात हुई थी, जिनका 47वां रैंक है, तो उन्होंने यही कहा कि सर मैं कोशिश करूंगा कि अपने आप को खोने ना दूं, चाहे जितना भी प्रेशर और दबाव क्यों ना हो। निश्चित रूप से झारखंड जैसे राज्य में या भारत के किसी भी राज्य में अधिकारियों और कर्मचारियों की भारी कमी है, इसलिए जिम्मेदारियों का बोझ तो आप पर बहुत ज़्यादा रहेगा, इसमें दो मत नहीं है। और रेनेसा IAS के जो भी से जुड़े हुए किसी भी रूप में आप जुड़े थे, जो भी अधिकारीगण हैं, निश्चित रूप से रेनेसा IAS के जो भी भावी अधिकारी हैं, है ना, प्रारंभिक परीक्षा से ही मैं सभी को इस चीज़ का विश्वास दिलाता रहता हूं तैयारी के दौरान ही कि आप अधिकारी ही हैं अगर तैयारी में आप आ गए हैं, है ना। बस किसी तरह से सिलेबस को समाप्त कीजिए, उसके बाद JPSC तो पक्का है जो आपका अनुशंसा भेजेगा, एक बार में नहीं 2 बार में, ठीक है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रख के स्टडी कीजिए। इसलिए जो भावी अधिकारीगण हैं, जो भविष्य में अधिकारी बनने वाले हैं, वे भी आपसे सहयोग की आशा आवश्यकता पड़ने पर ज़रूर रखेंगे और निश्चित रूप से आप लोग सहयोग देंगे। आप लोगों के ज्वाइनिंग के प्रोसेस भी आगे बढ़ चुके हैं, बहुत जल्द ही आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी और आप लोग अपने स्वप्निल जो प्रीमिस है, प्लेस है, स्काइपा में प्रवेश करेंगे और बहुत जल्द ही लवसना तक का भी आपका सफ़र पूरा हो, यही मेरी शुभकामना है। अब आते हैं 11वें JPSC के अभ्यर्थियों पर। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से 2 वर्ग हो चुका है ना। एक जिन्होंने 7वें JPSC में मुख्य परीक्षा दिया था या इंटरव्यू तक गए थे, दूसरा जो फ्रेशर हैं, कभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं अथवा 7वें JPSC में उन्होंने अटेंड नहीं किया था। तो खास करके इंटरव्यू वाले शॉक्ड हैं, उन्हें ये समझ में, कई लोगों को तो समझ में आ रहा है कि ये गलतियां मैंने की थी, है ना। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्हें यह फील नहीं हो रहा कि आखिर हमसे क्या गलती हुई। तो देखिए, गलती मैटर नहीं होता है, आपने गलती नहीं की या की, लेकिन इस चीज़ को स्वीकार कर लीजिए जो बाकी 252 थे किसी न किसी क्षेत्र में आपसे थोड़ा आगे चले गए, इसलिए उनका हो गया, आप रह गए। लेकिन आज आप नर्वस हो जाएंगे तो अगला अवसर को आप खोज सकते हैं। अब विश्वास मानिए, जो अगला अवसर बचा हुआ है, तो आप में से जो 550 कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू जा कर के रुक गए हैं, उनमें से एकदम निश्चित मानिए 200 से 250 कैंडिडेट का इंटरव्यू पुनः कॉल होने वाला है, अगर आप उसी समर्पित भाव से वर्क करते रहें। नर्वस होकर के हट जाएंगे तो 200 से 250 स्थान जो है कोई और कैंडिडेट्स ले लेंगे, इसलिए ऐसा नहीं करना है। तो प्रश्न उठता है कि इस स्थिति में क्या करें। कुछ नहीं करना है, सीधे तैयारी कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, प्रीलिम्स का 1-2 घंटा डेली देखिए, और क्या करना है ना। जब देना है तो तैयारी कीजिए। 2-3 दिन बुरा लगता है, मुझे पता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। और ध्यान रखिए कि जो जो कमी थी इस बार आपको सॉल्व कर लेना है। किन्हीं को फील हो रहा है कि क्या कमी नहीं थी,
क्या कमी थी मुझे पता ही नहीं चल रहा, तो भी 1 साल तैयारी कीजिए। 1 साल बाद आपको पता चल जाएगा कि हम में क्या कमी थी, क्योंकि जब आप में 1 साल की और भरपूर मेहनत के बाद निश्चित रूप से और बेहतर आप बनेंगे, तब आपको फील होगा हाँ ये सब कमियां थी। उस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। और तैयारी के दौरान बहुत सारे जो खास करके सिविल सेवा के कैंडिडेट्स के मन में मैं देखता हूँ, उनको फील होते रहता है आस पड़ोस परिवार कौन क्या बोलेगा, इस बार नहीं हुआ, है ना। आपने मेहनत किया, दूसरों ने थोड़ी मेहनत किया, आपने मेहनत किया तब सफल या असफल हुए। दूसरे लोग बोलने वाले हैं, बोलने दीजिए ना, है ना। उन लोग थोड़ी मेहनत करते हैं। उन लोग को एक बार बैठाइए सिविल सेवा में, तब समझ में आएगा कि सिविल सेवा क्या चीज़ होता है। कोई मेडिकल और इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है जहाँ 10,000 50,000 सीट होता है, यहाँ गिना चुना सीट होता है। केंद्रीय सिविल सेवा में भी 1,000 सीट होता है। प्रीलिम्स भी आप पास करते हैं तो 4,000 5,000 में आते हैं, और वहाँ पर 2 लाख 3 लाख रैंक होता है। समझ रहे हैं ना दोनों में डिफरेंस। तो बोल देना आसान होता है किसी के लिए भी, और ऐसे लोगों को महत्व मत दीजिए। इन लोगों को नेगेटिव पीपल्स के जो आप क्लास में रख करके साइड कर दीजिए। जो बोलना है बोलते रहें, अपने ऊपर विश्वास रखें। दूसरी समस्या होती है कि खुद को बेरोजगार समझने लगते हैं। कोई बेरोजगार आप नहीं हैं, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं तो बेरोजगार कैसे हो सकते हैं। ठीक है, 18 साल 21 साल 22 साल हो गया तो बेरोजगार हो गए। बेरोजगार तब होते हैं कोई भी व्यक्ति, है ना, भले उनका घर संपत्ति धन सब कुछ है, लेकिन घर में बैठ कर के माँ बाप के खर्च पर सिर्फ समय पास कर रहे हैं, मोबाइल टीवी मस्ती करके, वे लोग बेरोजगार होते हैं। आप लोग बेरोजगार नहीं हो सकते, है ना, जो मेहनत कर रहे हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अगर आप कल्पना कीजिए कि आज अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। किस तरीके से रिजल्ट आएगा? जब आप तैयारी करेंगे। तैयारी जब आप करेंगे तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद जो है आपको सरकार की ओर से तरह तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, वेतन दिए जाएंगे। तो वो कैसे आया? निश्चित रूप से इस तैयारी से आया। तो ये तैयारी जो है आपका एक तरह से कैपिटल है, पूंजी है, जो किसी न किसी रूप में आप अर्न कर रहे हैं, जो प्रकट होगा आपके फाइनल सिलेक्शन के बाद, है ना। इसलिए ये मत समझिए कि आप अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, निश्चित रूप से आप तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट हैं। यही आपका वर्क है। क्लियर? इसलिए इस चीज़ को भी दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए, लेकिन मेहनत भरपूर कीजिए। मेहनत में कमी कीजिएगा, अपने लक्ष्य से भटकिएगा तो निश्चित रूप से आप बेरोजगार हैं, है ना। और जो भी आप लोग स्टडी कर रहे हैं, टू द पॉइंट स्टडी कीजिए, भटकाव मत कीजिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने से रिजल्ट नहीं आता है। टू द पॉइंट पढ़ने से और बार बार एक ही जो अच्छे नोट्स हैं और अपना कंसेप्ट डेवलप करने से आता है रिजल्ट। ठीक है, लेखकों के अलग अलग विचार हो सकते हैं अलग अलग बुक्स में। कितना पढ़िएगा? एक ही मध्यकालीन भारत हो, लोक प्रशासन हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, दुनिया भर का बुक मटेरियल गूगल कीजिएगा तो मिलेगा। तो कितना क्या क्या चीज़ याद कीजिएगा? क्यों इतना अधिक है? क्योंकि इतने अधिक विद्वान हैं, इतने अधिक जो है राइटर्स हैं, जब वो लिखने को बैठते हैं तो उनका विचार होता है ना। अपना जो है थॉट्स आप डेवलप कीजिए। क्लियर? फिर इन सारे समस्याओं से निश्चित रूप से आराम से आप निकल जाइएगा। समझ रहे हैं ना। और इस टीचर्स का चुनाव जो है ढंग से कीजिए। अगर खुद सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं, टीचर्स का चुनाव जो है ढंग से कीजिए। गलत टीचर गलत गुरु के चक्कर में पड़िएगा तो निश्चित रूप से आपका करियर का सुनहरा वर्ष जो है समाप्त हो सकता है, और तनाव एक्स्ट्रा होगा। मनी टाइम इत्यादि जो खर्च होंगे उसका तो खैर कोई हिसाब ही नहीं है ना। यहाँ पर इस चक्कर में मत पड़िए कि कोई टीचर पटना से आया है, दिल्ली से आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आपको किस से लाभ हो रहा? अगर आप सेटिस्फाइड हो रहे हैं, हर दिन आप कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स उस जगह में पढ़ना जो है आपके लिए बेहतर है। जहाँ तक हमारी बात है तो मैं झारखंड के छात्रों को एक विकल्प उपलब्ध कराने का प्रयास
कर रहा हूं और कुछ हद तक सफलता भी मिली है 7वीं जेपीएससी में, क्योंकि मैंने देखा, ऐसे मैं चाहता तो आईएएस बीपीएससी के क्लासेस को भी शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर टीचर्स गाइडर लगभग ठीक ठाक हैं बीपीएससी आईएएस में, उससे हड़बड़ी नहीं है। लेकिन झारखंड के लिए जो अभ्यर्थी, काफ़ी मेरिट है झारखंड में, मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ पर जेपीएससी के संदर्भ में गाइडेंस देने के लिए शिक्षकों की संख्या बहुत ही कम है, जिसके कारण अच्छे मेरिट भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से मैंने जेपीएससी को 7th जेपीएससी को पूरी तरह से टारगेट किया। अब हमारे टारगेट में 11th जेपीएससी है। हमारा प्रयास रहेगा कि झारखंड के अभ्यर्थियों को मैं आईएएस 2023 के लिए भी मार्गदर्शन कर सकूं, लेकिन 11th जेपीएससी फ़िलहाल मेरी प्राथमिकता में है, ताकि आप लोग और बेहतर रिजल्ट दे सकें। अब आते हैं हम लोग सीजीएल के संदर्भ में, जेएसएससी सीजीएल है ना। जेएसएससी सीजीएल एक, क्या कहा जाए इसके बारे में, पता नहीं किस मुहूर्त से शुरू हुआ था 2015 में इसकी वैकेंसी, कि लगभग 7 साल पूरा होने को है, 3 साल बाद 10 साल हो जाएगा, है ना। आज भी यह एग्ज़ाम जो है अधर में लटका हुआ है। निश्चित रूप से जेएसएससी के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है, दिखावा किया जा रहा है कि सेंटर के लिए मैंने अलॉटमेंट लेटर वगैरह जारी कर दिया है, लेकिन अगर हकीकत में जाइएगा तो जो संभावित तिथि अलग अलग चैनल्स पर बताई जा रही है ना, कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में, और जो लेटर लिखा गया है उसमें भी इसका चर्चा है। तो जुलाई का अंतिम सप्ताह जो है 31 जुलाई को ही शायद संडे है, लेकिन इस पॉइंट में ही आपके उत्तर हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि सीजीएल क्या हो जाएगा, है ना। तो उसी चीज़ में आपका उत्तर छुपा हुआ है कि 20 जुलाई के बाद क्यों रखा गया संभावित तिथि। पहले भी तो ले सकता था, विवाद नहीं रहता, तो क्यों बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है तिथि को। 20 जुलाई को क्या है, हाई कोर्ट में जो है आपका फैसला है ना। हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई है, वास्तव में सरकार के जो एडवोकेट हैं वो जवाब नहीं दे पाए हैं, है ना। यहाँ तक कि पिछली बार अपनी गलतियों को भी स्वीकार कर चुके हैं। तो क्या वह जिसे उन्होंने स्वीकार किया वह सॉल्व किया गया है? अभी तक तो सॉल्व नहीं हुआ है ना। तो 20 जुलाई को आखिर ऐसा क्या हो जाएगा कि एग्ज़ाम लेने में सक्षम हो जाएगी जेपीएससी? क्योंकि अगर उन समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा जिन समस्याओं के कारण यह नियमावली विवाद में पड़ा हुआ है, निश्चित रूप से 2-3 माह मिनिमम लगेंगे सॉल्व करने में, ठीक है। और बाय द वे, हाई कोर्ट के द्वारा 20 जुलाई को कोई तिथि और दे दी जाती है अगस्त सितंबर की, ठीक है। हालांकि उस दिन लगता है कि कुछ फैसला हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक मैं सिचुएशन पर बात कर रहा हूं। अगर आगे की तिथि दे दी जाती है और एग्ज़ाम को रोक लगा देती है तो एग्ज़ाम तो होगा नहीं। एग्ज़ाम नहीं रोक भी लगाती है तो सिंपल सा जेएसएससी खुद स्वीकार करता है कि हाई कोर्ट के केस से सारी नियुक्तियां प्रभावित होंगी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि यह नियुक्ति भी प्रभावित होगी, है ना। जब कुछ गलतियां थीं पिछली बार, तो पीटी के बाद मेंस का डेट देने के बाद भी सीजीएल को कैंसिल कर दिया गया। तो इसका हाल क्या पंचायत सचिव वालों की तरह नहीं हो जाएगा सीजीएल का हाल, ठीक है। यानी कि वैलिडिटी तब भी मिलेगी इस एग्ज़ाम को जब हाई कोर्ट के द्वारा इसे हरी झंडी दे दिया जाए, तब तक वैलिडिटी नहीं है। एक समस्या और आ रहा है स्टूडेंट के बीच, एक और कन्फ्यूजन आ रहा है कि सर जेपीएससी का तैयारी करें या सीजीएल का, क्योंकि जेपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आया है और सीजीएल जो है एग्ज़ाम डेट पर भी चर्चा चल रही है। निश्चित रूप से अगर मैथ और रीजनिंग आपका ठीक है तो ये प्रश्न ही नहीं उठता है। बाकी सिलेबस दोनों का सेम है। कंप्यूटर जो है आपका एक एक्स्ट्रा रख सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक नॉलेज भी उसका है तो मैनेज हो जाता है ना। तो फिर विशेष समस्या नहीं है और समय भी अच्छा खासा आप लोगों को मिला है कि आप साहित्य पेपर को फिनिश
कर सकते हैं। हालांकि डेट जो है हमेशा क्लोज रखा गया कि इस तारीख को हो जाएगा, इस कारण भी बहुत सारे छात्रों को समस्याएं आई हैं। और जिनका जीके जो था थोड़ा वीक था उसके लिए तो खैर काफ़ी समस्या है, इतना जल्दी सामान्य अध्ययन की तैयारी नहीं हो पाती है ना। तो इस स्थिति में आपको अगर मैथ रीजनिंग ठीक है तो सीजीएल को भी आप दे सकते हैं अगर साहित्य पेपर की तैयारी हो चुकी है। अगर ना आपका मैथ रीजनिंग ठीक है ना साहित्य पेपर की तैयारी हुई है तो निश्चित रूप से जेपीएससी की ओर जाइए। शायद जेपीएससी एकमात्र ऐसा आयोग है पूरे देश में, और भी कहीं होगा तो मैं नहीं बता सकता हूँ साउथ या नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पर मैथ्स नहीं रहते हैं, है ना। पीटी से लेकर के इंटरव्यू तक विदाउट मैथ रीजनिंग यहाँ पर आप ऑफिसर बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है, जिनका मैथ रीजनिंग पर पूरी तरह से कमांड नहीं है तो निश्चित रूप से आप जेपीएससी को प्रीफर कीजिए। और जहाँ तक बात बीपीएससी की है, आईएएस की है, तो जा सकते हैं अगर पहले से आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी है ना। फ्रेशर हैं तो इधर उधर मत दौड़िए, किसी एक बीपीएससी ही देना है वहीं पर कंसंट्रेट हो जाइए, जेपीएससी देना है जेपीएससी पर कंसंट्रेट हो जाइए, सीजीएल देना है सीजीएल पर, है ना। अपना सिचुएशन का आकलन खुद कीजिए। मैनेज कर सकते हैं 2 एग्ज़ाम तो दोनों की ओर बढ़िए, नहीं मैनेज कर सकते हैं, आपकी तैयारी आधी अधूरी है तो सिंगल एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए, सफलता की संभावना पॉजिटिव रहेगी। और जहाँ तक 11th जेपीएससी के क्लासेस की बात है वह शुरू हैं, प्रीलिम्स के भी शुरू हैं और मेंस के भी शुरू हैं, और आंसर राइटिंग भी चल रहे हैं मुख्य परीक्षा के, लेकिन वहाँ सीट जो है लगभग फुलफिल हो चुके हैं। और आप लोगों का प्यार और विश्वास इसी से पता चलता है, और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं आपके विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूं कि आंसर राइटिंग ग्रुप जो है लगभग फुल पैक हो चुका है। हालांकि आपको क्लास नोट्स जेपीएससी मेंस के लिए कभी समस्या नहीं आएगी, जब चाहें आप एडमिशन ले सकते हैं, हमेशा आपका स्वागत है। और न्यूनतम शुल्क पर मैं उच्चतम गुणवत्ता प्रदान करने का हमेशा प्रयास करता रहूँगा, खास करके झारखंड बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। हालांकि बीपीएससी में अभी नहीं शुरू कर पा रहा हूँ, झारखंड का पूरी तरह से व्यवस्था कर दूँगा, उसके बाद ही आईएएस और बीपीएससी में मैं इन करूँगा। जहाँ तक सीजीएल की बात है तो वहाँ पर देखिए पेपर 3 की मैंने उत्तरदायित्व लिया था, वो लगभग मैंने फिनिश करा दिया है, थोड़ा बहुत बचा खोचा है वह इस महीना में कोशिश कर रहा हूँ सारा फिनिश कराने का। नेक्स्ट मंथ जो है सिर्फ प्रैक्टिस करवा दूँगा, खास करके मैथ्स का। यहाँ तक कि मैंने मैथ्स का भी नोट्स दे दिया है, 2-3 चैप्टर का बचा हुआ है, और साइंस के नोट्स पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं, फिजिक्स के 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं, और कंप्यूटर भी पूरी तरह से मैंने फिनिश करा दिया है। इकोनॉमिक्स बस ख़त्म ही होने वाला है, हिस्ट्री ख़त्म हो गया है, ज्योग्राफी ख़त्म हो गया है। अब स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए थे शुरू से उन्होंने लगभग याद कर लिया है अच्छी तरह से, लेकिन उसके लिए समय चाहिए, है ना। 1-2 माह में आप अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन सीजीएल के सिलेबस के अनुसार पेपर 3 का कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले से आपने पढ़ा हुआ है, आपको कॉन्फिडेंस है कि 2 माह में आप फिनिश कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उस नोट्स को एक बार पढ़िए, है ना। मैं क्लासेस भी देता हूँ लाइव टेलीग्राम पर, उसका भी लाभ उठाएं, और लास्ट में प्रैक्टिस भी मैं अच्छी खासी कराने वाला हूँ। और जो भी अभ्यर्थी अभी संघर्ष के दौर में हैं, घबराना नहीं है। यहाँ से आपको सलाह प्रोत्साहन के साथ साथ मटेरियल भी मिलते रहेंगे, है ना। सिर्फ प्रोत्साहन और सलाह नहीं मिलेंगे, मटेरियल भी मिलते रहेंगे। पढ़ने का तरीका भी आपको बताया जाएगा, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है निरंतर बताया जाएगा। निरंतर इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए, और इस चैनल का लाभ उठाने के लिए आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करें। आपके सहयोग और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।